गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको स्कीम मिल गई है एग्जामिनेशन की, डिक्लेयर कर दी गई है और आपके ग्रुप पे शेयर्ड है, तो अब आप लोग तैयारी फाइनल रखिए। और कुछ मैंने कहा था कि आप पेन पेपर लेके बैठिएगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लास के बाद बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन पैटर्न हो सकता है, क्योंकि डिक्लेयर्ड नहीं है यूनिवर्सिटी की साइट पे, बट अकॉर्डिंग टू मीटिंग एंड रूलिंग्स मैं आपको थोड़े इम्पोर्टेंट बता दूंगी कि किस तरह से ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा पेपर का, क्योंकि रिटन टाइप क्वेश्चन है। एक ही पेपर है आपका थ्योरी का। सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। ये अगेन एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपके लिए, दैट मे कम एज 3 मार्क्स और 3.5 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन। This is biodegradation of pollutants. So what is biodegradation? We have already discussed जब मैं आपको biodegradation बता रही थी, तो इसमें बायोडिग्रेडेशन का मतलब डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन, बायोलॉजिकली डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन, is a process by which organic substances are broken down into smaller compounds by living microbial organisms. So basically हम लोग बायोडिग्रेडेशन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में और स्मॉलर कंपाउंड्स में और सिंपलर कंपाउंड्स में डिग्रेड करना और कन्वर्ट करना बायोडिग्रेडेशन कहलाता है। बायोडिग्रेडेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और यूजुअली टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक में मोस्टली कन्वर्ट करते हैं। तो ये नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस आफ्टर बायोडिग्रेडेशन में बी रीयूटिलाइज्ड। The process of biodegradation can be divided into 3 stages. इस पूरी प्रोसेस में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है बायोडिटेरियोरेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। तो बायोडिटेरियोरेशन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। अगर हम बायोडिग्रेडेशन ले रहे हैं और रीयूटिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव बायोडिटेरियोरेशन है, द ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल्स बाय माइक्रोबियल एक्शन। तो फर्स्ट ब्रेकडाउन को हम बायोडिटेरियोरेशन कहते हैं, दैट मे यूटिलाइज मेनी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक कैटलिस्ट। बायोफ्रेगमेंटेशन इज द सेकेंड स्टेज, बायोफ्रेगमेंटेशन ऑफ ए पॉलीमर। अब ये तो टूट गया, टूटने के बाद यानी डिटोरेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, अब पॉलीमर्स जो बने, दीज पॉलीमर्स विद द हेल्प ऑफ लाइटिक प्रोसेस क्लीव्ड, टूट जाते हैं, क्लीव्ड इनटू ओलिगोमर्स एंड मोनोमर्स। अब पॉलीमर्स टूट जाएंगे ओलिगोमर्स यानी डाई यूनिट में और मोनो यूनिट में, तो मतलब पॉलीमर का ब्रेकडाउन होना, फ्रेगमेंटेशन, है ना, टूटना। थर्ड स्टेज है बायो एसिमिलेशन, रिमूवल एंड रिकवरी ऑफ मेटल्स, है ना। यूजुअली हैवी मेटल्स दिया है, HMS लिख दिया है मैंने, तो यूजुअली मेटल्स किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं और हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। इनका रिमूवल करना या रिकवरी करना फ्रॉम वेस्ट वाटर यूजिंग माइक्रोब्स। अब हम जो भी हम करेंगे वो रिमूवल हो जाएगा वहां से जहां साइट पे कर रहे हैं, और वो इस लायक हो जाएंगे कि उनको यूटिलाइज किया जा सके। तो इसको हम माइक्रोब्स की हेल्प से इस प्रोसेस को या इस स्टेज को बायो एसिमिलेशन कहते हैं।
अब ये थोड़ा पिक्चराइज फॉर्म में जो मैंने गूगल इमेजेस से लिया है, ये स्टेजेस को दिखाया है और लास्ट में एसिमिलेटरी फॉर्म्स का रीयूटिलाइजेशन के लिए कन्वर्जन शो किया है। तो पहला स्टेज है बायोडिटरेशन, रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हेल्प इन दिस प्रोसेस। देन सेकेंड इज बायोफ्रेगमेंटेशन, आप नोट करते जाएंगे, ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स इन वाटर सॉल्युबल मोनोमर्स एंड ऑलिगोमर्स। तीसरा स्टेज जो मैंने बताया आपको, एसिमिलेशन, यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स लिखा गया है, तो नो नीड टू राइट प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स हियर, वी मे राइट द एसिमिलेशन ऑफ these substances up to the uptake form, है ना, यानी वो यूटिलाइज किए जा सके उस स्टेज तक इनको कन्वर्ट कर देना। और ये प्रोसेस लास्ट में मिनरलाइजेशन, यानी आफ्टर एसिमिलेशन these microbes convert these substances into mineral forms, or mineralization, metabolism of monomers and oligomers into carbon dioxide, methane, वाटर एंड H2S। तो ये इनमें, ताकि ये यूटिलाइज किए जा सके इन फॉर्म्स में, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इजीली एसिमिलेटेड और रीएब्सॉर्ब फॉर्म्स। देखिए हाउ इट इज टेकन प्लेस, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स with the help of other abiotic factors like enzymes, catalysts, and other temperature, water, and other abiotic factors, they convert high molecular weight polymers by deuterating, है ना, इसका deturation करना है। Then they break down in biofragmentation into polymers, into किस में break down कर जा रहे हैं ये, they are breaking down into oligomers, dimers, or monomers. Again, these microbes convert them into easily assimilable forms, like this is called assimilation, carbon dioxide, water, or carbon biomass. If this is in presence of oxygen, it is called as aerobic biodegradation. If it is in absence of, when it is not utilizing oxygen, then it is also releasing CH4, and it is called anaerobic biodegradation. Now, what are different factors? यानी वो कौन से कारक हैं जो कि बायोडिग्रेडेशन को अफेक्ट करते हैं? There are several factors which influence biodegradation. These include the chemical nature of xenobiotics. Xenobiotics का मतलब वो substances जो कि harmful है नेचर के लिए, टॉक्सिक है नेचर के लिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए xeno means टॉक्सिक है। तो उनका केमिकल नेचर क्या है, वो किस नेचर की है, तो कौन से माइक्रोब इन पे इफेक्ट करेंगे, कौन से एंजाइम यूटिलाइज करेंगे, या कौन से कैटालिस्ट लेंगे, या क्या एनवायरमेंटल कंडीशन और चाहिए, कितने टेम्परेचर पे होगा, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी वाटर होना चाहिए। देन सेकेंड इज द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से Please unmute yourself. Ankita Rai, please. If you are not interested, please leave the group. Then next is nutrient and oxygen supply. मैंने अभी बताया कि क्योंकि माइक्रोब्स इनको डिग्रेड कर रहे हैं, तो these microbes also require many nutrients to grow over there. तो वहां वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या नहीं है, फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, एरोबिक कंडीशंस चाहिए और एनएरोबिक कंडीशंस चाहिए। द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, यानी तापमान भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि
एरोबिक और एनोरोबिक बैक्टीरिया ये दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो इसका मतलब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है उनकी ग्रोथ के लिए, है ना। तो लगभग 26 ± 2 डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट टेम्परेचर। देन पीएच वैल्यू, हमको पता ही है पीएच वैल्यू में एसिडिक और बेसिक पीएच और 7 न्यूट्रल होता है, तो हर माइक्रोब की ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत होती है। देन रिडॉक्स पोटेंशियल, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिडक्शन पोटेंशियलिटी है उनकी कि ऑक्सीडेशन है, वो सब्सटेंसेस को रिड्यूस करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं। इन सब में अमंग दीज केमिकल नेचर ऑफ सबस्ट्रेट दैट हैज टू बी डिग्रेडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वो सब्सटेंस जो टॉक्सिक है ऑर्गेनिजम्स के लिए या नेचर के लिए, उसका केमिकल नेचर क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। देन व्हाई वी नीड फॉर द बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन इन नेचर, biodegradation process is nature's waste management and recycling system. This naturally occurs in the nature. Then it breaks down everything from yard, जहां पे भी है यार्ड और फील्ड, even crude oil it can break down. It is a natural process necessary to keep our planet clean and healthy. ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति में हमेशा होती रहती है, ताकि हमारी जो प्राकृतिक संपदा है या प्राकृतिक कंडीशंस हैं वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। Unfortunately, the rate at which we are producing waste far outpace the rate of natural biodegradation. जो नेचर अपनी कार्य को करता है उससे ज्यादा हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल होता जा रहा है, अनसस्टेनेबल होता जा रहा है, इम्बैलेंस होता जा रहा है, यानी संतुलन बिगड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें जरूरत है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लैंडफिल्स हैव बीन फिलिंग अप एट रिकॉर्ड रेट्स। हम जो कचरा निकाल रहे हैं, वेस्ट निकाल रहे हैं, वो जगह जगह इकट्ठा होता जा रहा है। आप भी देखते होंगे, गलियों से निकलते होंगे, सड़क पे आते होंगे या खाली जमीन पे देखते होंगे जहां घर नहीं बना, वहां पर हम खुद भी डाल देते हैं, और वहां जो म्यूनिसिपैलिटी है या और सफाई कर्मी है ले जाके वहां डाल देते हैं। वो क्या हो रहा है, वहां पर भरता जा रहा है, उसकी वजह से एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो जरूरत है हमें आर्टिफिशियली या माइक्रोब्स की हेल्प से डिग्रेडेशन करें ऐसे सब्सटेंसेस का जो कि क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बायोडिग्रेडेशन? इट कैन बी डन ऑन द साइट, यानी इसको जहां है वहीं किया जा सकता है, माइक्रोब्स को ऐड करके आर्टिफिशियली और अदर सब्सटेंसेस को ऐड करके, ताकि वो वहां ग्रो करके उसको डिग्रेड कर ले। और ये परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंटली एलिमिनेट वेस्ट, यानी अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं तो ये परमानेंटली वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करके रीयूजेबल बनाता है, और ये चीपर है क्योंकि हम नेचुरली अकरिंग बायो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं। देन दिस मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन, यानी जो ये नेचर में लगातार डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको भी कम करता है। देन एलिमिनेट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी ये जो हम करेंगे डिग्रेडेशन, ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, ये लंबे समय तक हमें इस तरह की प्रोसेसेस कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट और ऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंसेस देंगी जो कि मैन्योर की तरह से, खाद की तरह से यूज हो सके। दिस कैन बी कपल्ड विद अदर ट्रीटमेंट टेक्निक्स, और हम बायो ऑर्गेनिजम्स के साथ और भी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम जहां पर है साइट पे जाके डिग्रेडेशन करते हैं तो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी घटा देता है, यानी हम किसी जगह ले जाकर के रिफाइनरी बना के या हम कोई बायोरिएक्टर बना करके यहाँ डिग्रेडेशन करें तो वो कॉस्ट बढ़ाता जाता है। अगर हम जहाँ है वहीं कर दें तो ये ट्रांसपोर्टेशन ले जाने लाने की कॉस्ट को भी घटा सकता है। पर डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं हर जो भी कार्य हम करते हैं उसमें, लेकिन वो उनके एडवांटेजेस की कंपैरिजन में कम होते हैं। तो वो क्या है? सम केमिकल्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड। बहुत सारे जीनोबायोटिक्स ऐसे हैं, जैसे पॉलीथीन हमने डिस्कस किया, उनको डिग्रेड करना रियली डिफिकल्ट है, इसलिए हमें बायो पॉलिएस्टर्स बनाने चाहिए।
जो हमने बायोपॉलीमर्स पढ़ लिया है चैप्टर। देन अननोन बाय प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं जो थोड़े ज्यादा हार्मफुल हो, टॉक्सिक हो, या कुछ गैसेस रिलीज हो सकती हैं उस रीजन में जो कि हार्मफुल हो और उनको हम इनहेल कर ले, हमारी सांस के साथ अंदर चले जाए तो हमें वो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर सकते हैं। देन टॉक्सिसिटी ऑफ कंटेमिनेंट्स कैन बी अ प्रॉब्लम, मींस दैट मे कॉज द डिजीज। एक्सटेंसिव मेंटेनिंग इज नीडेड, इनको हमेशा ये एक्सटेंसिव वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेबर कॉस्ट भी होती है और लगातार करना पड़ेगा तभी होगा। ऐसा नहीं कि आज किया छोड़ दिया और 3 महीने बाद फिर वहां पर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया। देन साइट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कैन अफेक्ट एप्लीकेबिलिटी। अब मान लीजिए ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पर आपकी कॉलोनीज बनी हुई हैं, लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, या वहां पर कुछ फील्ड है जहां बच्चे खेलते हैं तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। तो दिस इज अबाउट बायोडिग्रेडेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सर्कमस्टेंसेस में। इंडिया में बहुत इस पे जोर दिया जा रहा है कि हमारी जो कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, हमारा ताजमहल है, बुलंद दरवाजा है, या मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत सारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ इंडिया में, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिनको बहुत मेहनत से बनाया गया था। ये हमारी क्या कहलाती है? कल्चरल प्रॉपर्टी, सांस्कृतिक संपदा और कल्चरल हेरिटेज कहलाती हैं। इनके साथ साथ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनको डिटेरियोरेट करते रहते हैं, धीरे धीरे समाप्त करते रहते हैं, इन पे कल्चर होते रहते हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। यानी हमें इनको क्लीन रखना चाहिए, समय समय पर इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि ये खराब ना हो। आपने घरों में भी देखा होगा जो आपकी पुरानी पुस्तकें हैं या पुराने अखबार है वो पीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन धीरे धीरे उनको डिग्रेड करता रहता है। उस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में गैसेस भी हो सकती है, केमिकल्स भी हो सकते हैं और माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन्स, इवन ब्रायोफिटिक प्लांट्स तक इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या हमारी चीजें हैं। तो ये कहलाता है प्रोसेस बायोडिटरेशन ऑफ मटेरियल्स, जिसमें पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है। अगर हम कोई चीज छोड़ दें तो वो डिटोरेट होने लगती है, उसकी क्लीनिंग ना करें। आप लोग रोज घरों की सफाई करते हैं, ना करें तो दीवारों पे भी फंगस जमा हो जाती है। जब बहुत दिन बाद कोई पुराना घर खोलिए तो उसमें फंगल की लेयर होती है, दिखाई तो नहीं देती क्योंकि माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनके, लेकिन जब हम किसी कपड़े से साफ करें तो देखते हैं कि स्टेन हो गया कपड़ा, या तो ब्लैक हो गया, ब्लूइश कलर का हो गया, येलोइश कलर का हो गया। सो ये सब क्या है? ये एक तरह से मटेरियल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट होके डस्ट के साथ इनको डिटोरेट करते हैं, खत्म करते रहते हैं, डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं इन सब चीजों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन सबको मेंटेन करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रक्शन की, ये कहलाती है बायोडिटेरोरेशन। तो अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। So what is biodeterioration? Biodeterioration is simply defined as any undesirable change in the property of the material caused by the vital activities of organisms जो उस मटेरियल में ग्रो करते हैं। तो सिंपल, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, यानी धूल की लेयर जम गई तो वहां पर निश्चित रूप से माइक्रोब्स होंगे, तो आप कहेंगे कितना गंदा लग रहा है, तो दिस इज अनडिजायरेबल चेंज। और वो कुछ उनके केमिकल सिक्रेशन से खराब होने लगे, पेजेस जो पुराने होते हैं आप उनको मोड़िए वो फट जाते हैं, इसका मतलब डिटोरेशन हुआ। तो दिस इज कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंज। लेकिन ये किस वजह से होता है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की वाइटल एक्टिविटीज, वो वहां ग्रो करते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उनको खाने लगते हैं एज ए न्यूट्रिएंट। तो ये क्या है? इनकी वाइटल एक्टिविटीज, वो तो ग्रो कर रहे हैं अपने लिए लेकिन वो हमारे मटेरियल को खत्म करते हैं। इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी, बैक्टीरिया, फंजाई, दे एज ए पेस्ट वहां रहते हैं, यानी उनके ऊपर परजीवी के तौर पे जीते हैं, है ना। तो वो हमारे फूड को, लेदर को, कॉस्मेटिक्स को, क्लोथ्स को, बुक्स को और हमारी कल्चरल हेरिटेज को खत्म करते रहते हैं, डिटोरेट करते रहते हैं।
कितनी तरह का डिटोरेशन हो सकता है इनकी एक्टिविटीज से? फिजिकल और मैकेनिकल डिटोरेशन, फाउलिंग और सॉइलिंग हो सकता है। फिजिकल और मैकेनिकल मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो ब्रिटल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है, मिट्टी मिट्टी जैसे दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे दीमक है तो दीमक भी तो एक तरह से बायोडिटोरेशन करता है, वुड को मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है, तो सॉइलिंग प्रोसेस कहलाती है। केमिकल एसिमिलेटर्स होते हैं जो कि फूड यूज करके यानी केमिकली बायोडिटोरेट करते हैं। देन केमिकल डिसिमुलेटर होते हैं, यानी जो खुद तो नहीं करते, उनको एज ए फूड यूज नहीं करते, लेकिन वहां गंदा कर देते हैं, अपना फीकल मटेरियल कर देते हैं वहां पर, है ना, और अदर वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर देते हैं, और खुद तो नहीं खाते उन सब्सटेंसेस को, लेकिन डिस्चार्ज के कारण वहां पर ये मटेरियल डिटोरेट होता है। तो एसिमिलेटर एज ए फूड यूज करते हैं हमारे मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल को या हमारी चीजों को, और डिसिमुलेटर होते हैं जो कि डिस्चार्ज करते हैं कुछ केमिकल्स, उसकी वजह से डिटोरेशन होता है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस प्रोसेस? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। These factors include humidity, यानी नमी, आर्द्रता जो वातावरण में होती है। अगर आर्द्रता ज्यादा होगी, जैसे बरसात के दिनों में बहुत सारा डिटोरेशन होता है, उसके साथ साथ जाड़े के दिन में भी नमी काफी होती है जैसे आजकल है, तो ये चीजों को जल्दी खराब करता है। देन सेकंड फैक्टर है लाइट, है ना। लाइट का मतलब अगर खुले में धूप में कोई चीज रखी हुई है और लगातार रखी हुई है तो वो भी डिटोरेशन कॉज कर सकती है, केमिकली और फिजिकली कर सकती है। या फिर बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही, डार्क में चीजें हैं जहां अंदर कमरों में बंद करके रख दी जाती हैं, तो वो लाइट का फैक्टर भी असर करता है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डार्क में ग्रो करते हैं। देन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाई टेम्परेचर ऑल्सो डिस्ट्रॉय और वेरी लो टेम्परेचर ऑल्सो डिस्ट्रॉय। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पर चीजें खराब नहीं होती, और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे माइक्रोब्स भी ग्रो नहीं करते, तो ऐसा टेम्परेचर जो है वो बायोडिटोरेशन को अफेक्ट करता है। देन द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी क्या चीज है जिसपे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, पेपर है, वुड है, बिल्डिंग मटीरियल है। देन वेंटिलेशन, हवादार, कहते हैं ना वेंटिलेटेड रूम्स में रहिए। तो अभी कोरोना में हमने पढ़ा कि कोविड जब हुआ तो कोविड की ग्रोथ जो है, कोविड वायरस की ग्रोथ जो है, अगर वेंटिलेटेड रूम्स में है तो वो कम अफेक्ट कर रहा है, और अगर हम बंद कमरों में रहें या बहुत ओपन में चले जाएं जहां एयर में है तो वो जल्दी हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन रूम्स में भी नहीं होगा, हवा प्रॉपर नहीं आएगी जाएगी, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, तो डिटोरेशन क्विक होगा। एयर पॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटोरेशन, क्योंकि जो हमारे ऑटोमोबाइल से, फैक्ट्रीज से गैसेस डिस्चार्ज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे ऑल्सो प्रोमोट बायोडिटोरेशन। ह्यूमिडिटी जो ऊपर हमने फैक्टर लिया था वो तो नमी खराब करती ही है, और ह्यूमिडिटी जो है एल्गी और फंजाई की ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक। अगर वहां नमी ज्यादा है, पानी रहता है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो एल्गल ग्रोथ ज्यादा होती है, इसी तरह फंजाई भी ग्रो करती है। देन लाइट क्यों जरूरी है? बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो लाइट का फैक्टर, लाइट तो है ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट अगर वो लाइट वहां मिलती है तो एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइकेन्स, मॉसेस, ये इजीली ग्रो करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। भोजन तो अपना बनाते हैं, वहां से नहीं लेते, लेकिन भोजन के साथ साथ बहुत सारी चीजें सिक्रेट भी करते हैं, और वहां से एक सबस्ट्रेट पे डिटोरेशन कॉज करते रहते हैं। देन बायोडिटोरियोजेंस क्या होते हैं, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोडिटोरिएशन कॉज करते हैं उनको हम बायोडिटोरियोजेंस कहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स जो डिटोरेशन कॉज करें। तो बायोडिटर्जेंट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिक मैन्युफैक्चर, इनको डिटोरेट करते हैं।
Such organisms are autotrophs and heterotrophs. दोनों तरह की हो सकती हैं, स्वपोषी और परपोषी, and colonize different types of inorganic like stone work, metal और glass, इन पे ग्रो कर सकते हैं. ऑर्गेनिक मटेरियल पे भी ग्रो कर सकते हैं, लाइक पेपर, वुड, पार्चमेंट पेपर, लेदर, चमड़े पे भी, टेक्सटाइल्स यानी क्लोथ्स पे भी ग्रो कर सकते हैं. The main differences in the cellular structure of bacterial and archaeal microorganisms are seen in the composition of the cell wall. ये जो microorganism है, इनकी composition के आधार पर इनको यूबैक्टीरिया या आर्किया कह सकते हैं. अगर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की है तो ये यूबैक्टीरिया कहलाते हैं, बायोडिटर्जेंट्स. और अगर सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की है, पॉलीसेकेराइड की है, प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स की है, तो ये आर्किया माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑफ बैक्टीरिया कहलाते हैं. तो बायोडिटर्जेंट्स में जैसे मैंने बताया यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया होते हैं. तो दीज आर कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि केमिकल सब्सटेंस पे ग्रो करते हैं. दे मे बी सल्फर ऑक्सीडाइजिंग, नाइट्रीफाइंग, नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, फेरोबैक्टीरिया, और ये सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं और बायोडिटरेशन कॉज करते हैं. देन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, परजीवी, इनमें प्रोटियोलिटिक, प्रोटीन डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, सेल्यूलिटिक बैक्टीरिया, सेल्यूलोज लाइसिस बैक्टीरिया होते हैं, एमाइलोलाइटिक, एमाइलोज लाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, लाइपो मीन्स लिपिड लाइटिक बैक्टीरिया होते हैं. देन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं. देन फंजाई में यूमाइकोटा और मेरिस्मेटिक फंजाई है. देन फोटोट्रॉफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स में एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है. अदर प्लांट्स में लाइकेन्स, ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट्स भी बायोडिटर्जेंट्स हो सकते हैं, यानी बायोडिटरेशन कॉज कर सकते हैं. अब मेथड कैसे होता है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बायोकेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं हम इस प्रोसेस को और प्रिवेंट कर सकते हैं अपने सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को. तो बायोकेमिकल प्रोसेस में कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, लाइक हम एंटीबायोटिक्स उन पे लगा सकते हैं, एक्टिव वेरी वेरी लो डोजेस पे एक्टिव होती हैं ये, और लेकिन लंबे समय तक नहीं करेंगी, हमको बार बार इनका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. देन एंजाइम से भी हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो ना करने दे उस सरफेस पर. देन कुछ फेरोमोन्स होते हैं, ये ऐसे फेरोमोन्स का मतलब ऐसे हार्मोन्स जो कि खुद इंसेक्ट्स या अदर सब्सटेंसेस द्वारा, अदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं और हम इन्हीं का यूज करके वहां पर उनको ग्रो ही ना करने दे. तो इसका मतलब हम ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके एज बायोसाइड्स अपने सब्सटेंसेस को या अपनी बायोलॉजिकल मटेरियल को या अपने कल्चरल हेरिटेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आप में से किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, डोंट डू दिस. बेटा उससे डिस्टर्बेंस कॉज होता है. इट इज नॉट फिजिबल टू टीच यू एट दैट टाइम. हु हैज अनम्यूटेड? प्लीज आप बंद करिए अपने आप को. Okay, then biological control and prevention using antagonistic or parasitic species to limit the growth of other animals and vegetable species. हम लोग biological कुछ ऐसी species को use कर सकते हैं जो कि दूसरे living organisms पे एज ए पैरासाइट रहती हैं. वो डिटोरेशन कॉज नहीं करती, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो डिटोरेशन कॉज करते हैं उनको फीड अपॉन कर लेती हैं. तो इस तरह से हम या कोई ऐसी प्लांट्स हैं उन पे फीड अपॉन कर लेती हैं, तो वो वहां से खत्म हो जाते हैं उस एरिया से. फिजिकली भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट हम, जैसे एक्सरेज का यूज करके कर सकते हैं. जो हम बायोसिडल ले रहे थे बायोकेमिकल, उनके साथ साथ हम एक्सरे यूज करें तो वहां पर वो एक्सरेज वहां पर उन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं फिजिकली. तो इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है. मैकेनिकली भी किया जा सकता है. मैकेनिकल का मतलब हम लोग जैसे सफाई करते रहे,
जैसे हम लोग घरों में पुताई करते हैं, बाहर की वॉल्स पे कुछ एल्गी फंजाई ग्रो कर जाती है तो हम लोग उसको सफाई कराते हैं, स्क्रब करते हैं और फिर पुताई करवा देते हैं वहां पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से स्कैल्प करते हैं। तो स्कैल्पेल्स हो सकते हैं, स्क्रैपर्स हो सकते हैं, स्पैचुलास हो सकते हैं। हम हमेशा सफाई करते रहे, क्लीनिंग करते रहे वहां की, ताकि वो माइक्रोब्स वहां ग्रो ना करें, और ट्रीटमेंट कर दें उन मॉन्यूमेंट्स का ताकि वो बचे रहें। और केमिकली हम लोग पेस्टिसाइड और डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो बायोसाइड्स के साथ साथ हम केमिकल पेस्टिसाइड और डिसइंफेक्टेंट्स भी ले सकते हैं ताकि हम सफाई स्प्रे करके उनको क्लीन करते रहें वहां से सरफेसेस को। तो मैं बस यहीं तक आपको पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि टाइम आउट हो रहा है। और मैं बता रही हूँ आपको, मेरे पास 60 मिनट है, और आप नोट कर लीजिए कि अब आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा हो सकता है, क्वेश्चंस के किस तरह के आ सकते हैं। जैसे आपका पूरा टॉपिक यानी एक पेपर 8 यूनिट में डिवाइडेड है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे, है ना। 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट all 5 questions. Question number 1 will be compulsory. पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, यानी वो सबको अटेंड करना है। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है क्योंकि कंपलसरी है, और ये 10 क्वेश्चन पूरी 8 यूनिट में से आएंगे, यानी हर यूनिट से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है किसी यूनिट से, मतलब एनी यूनिट में बी रिपीटेड। तो 10 क्वेश्चंस आपको इन 8 यूनिट में से मिलेंगे, और यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस विच विल बी ऑफ 3.5 मार्क्स, 3.5 नंबर का, है ना, एक क्वेश्चन होगा। यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन, तो 35 नंबर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है 35 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी है। ओके, देन अब आपकी 8 यूनिट है, तो पहला सेक्शन होगा, नहीं प्लीज बीच में मत बोलिए, सुन के लिखिए, हाँ प्लीज सुनो। अब आपका जो पहला सेक्शन होगा, यानी अब 2-2 यूनिट को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट एक सेक्शन होगा, यानी उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, दैट विल बी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। साइमल्टेनियसली सेक्शन 2, जिसमें यूनिट 3 और 4 से क्वेश्चन आएगा और एक अटेम्प्ट करना होगा, ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स। देन सेक्शन 3, यूनिट 5 एंड 6 में से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक चॉइस मिलेगी आपको, है ना, आइदर और अटेम्प्ट करना होगा। अब सेक्शन 4, सेक्शन ना भी लिखा हो तो यूनिट 1 एंड 2 लिखा होगा, यूनिट 3 एंड 4 लिखा होगा, यूनिट 4 एंड 5 लिखा होगा, यूनिट 5 एंड 6, एंड देन यूनिट 7 एंड 8। तो लास्ट सेक्शन, चौथा सेक्शन होगा, लास्ट 2 यूनिट्स, यूनिट 7 और यूनिट 8 को मिलाकर के, जिसमें से एक क्वेश्चन करना होगा आपको। वो दोनों में से मिला के आएगा, शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं सेक्शन में, लेकिन 10 नंबर का होगा वो। 10 नंबर का क्वेश्चन 2 में डिवाइडेड 5-5 नंबर का हो सकता है, या फिर कंप्लीट 10 मार्क्स का हो सकता है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ दैट। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन का होगा सेक्शन, या फिर एक लॉन्ग आंसर 10 नंबर का होगा, तो दोनों में से कोई एक करना होगा, लेकिन दोनों यूनिट मिला के आएगा, है ना। तो फर्स्ट 2 यूनिट, देन नेक्स्ट 2 यूनिट, फिर देन नेक्स्ट 2 यूनिट, एंड देन नेक्स्ट 2 यूनिट, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो यू हैव टू अटेम्प्ट 10 मार्क्स 4 क्वेश्चंस, है ना। गड़बड़ मत करिएगा कि एक ही के दोनों कर दीजिए, एक ही फर्स्ट और सेकंड में ही दोनों कर दीजिए, नो, और लिखा होगा उसमें, या लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 एंड एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2, लाइक दिस। तो 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से करने होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, और पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, वो सबको अटेम्प्ट करना है, जो कि 3.5 नंबर के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, अगर एग्जामिनर की चॉइस होगी तो वो क्वेश्चन को कम करके और नंबर बढ़ा सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्टी, इससे 7 क्वेश्चन दे दिए तो 5 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न है वो 3.5 नंबर के 10 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। आई होप यू मे हैव नोटेड नाउ। मैंने नोट करा दिया है, क्योंकि रिटन नहीं है, इससे मैं रिटन आपको भेज नहीं पा रही हूँ, रिटन आ जाएगा तो मैं सर्कुलेट करूंगी। योर एग्जामिनेशन टाइम टेबल हैज बीन डिस्क्लोज्ड, एंड आई थिंक बॉटनी का पेपर आपका 21st को है। यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी एंड रिवाइज।
यस सोनम, अब आप बोल सकती हैं, मेरे पास 4 मिनट्स हैं, आई कैन टेकल योर क्वेश्चन। सोनम केवल बोलेंगी, कुछ बोल रही थी। यस सोनम शुक्ला। यस मैम, मैं पूछना चाहती थी कि ये जो 10 क्वेश्चंस आएंगे 3.5 मार्क्स के, तो उनमें कितने पेजेस हमको लिखने हैं, मतलब कंपलसरी ओके है, मतलब कितने? ओके 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 सोनम प्लीज म्यूट। मैं सब फिर बता देती हूँ सभी के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोनम का। आपका 3.5 नंबर का जो आएगा उसमें वर्ड्स दिए गए होंगे। 150 वर्ड्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो 150 वर्ड्स आपके सवा पेज में 1.25 और 1.5 पेज मैक्सिमम होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखेंगे आप। कंटेंट पूरा होना चाहिए 1.5 पेज लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि हाशिया खींच दिया, पेज लाइन छोड़ छोड़ के लिख दिया, दूर दूर लिख दिया। नो, कंटेंट भले ही एक पैराग्राफ में लिखिए और एक डायग्राम बना के एक ही पेज में लिख दीजिए, लेकिन 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फिर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी आपको जो मैक्सिमम एक शॉर्ट आंसर के लिए लेना है वो 3 to 4 मिनट्स लेने हैं, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। ओके, और 10 नंबर के क्वेश्चन में आप 3.5 से 4 पेज लिख सकते हैं। कंटेंट पूरा होना चाहिए, उसको डिवाइड करके हेडिंग वाइज होना चाहिए, और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। कोई भी चीज पैराग्राफ लिखने की जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, 1 2 3 4 5 10 तक लेकर के लिखें, डिस्क्राइब करें, करेक्टर्स को 10 पॉइंट्स में करें, डायग्राम बनाएं, है ना। डायग्राम पे ज्यादा इंफेसिस देना है, और डायग्राम के क्वेश्चन आए तो उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, उसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, है ना, और अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। और अगर 5-5 नंबर का क्वेश्चन डिवाइड हो गया है, 10 को 5-5 में डिवाइड कर दिया गया है यूनिट्स वाले पोर्शन में, सेक्शंस में, तो आप क्या करेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन को 2 से 2.5 पेज, है ना, क्योंकि 2.5 और 2.5 5 हो जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को 2 से 2.5 पेज में कोशिश करके सम अप करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताती भी जाती हूँ, ये सेक्शन शॉर्ट आंसर हो सकता है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे। आई थिंक सोनम, एम आई क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, क्योंकि आप लोग आज तो अच्छे जुड़े हैं संख्या में, और मैं शेयर भी कर रही हूँ, और ये मेरा वीडियो आ भी जाएगा, तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इसको सुन लेंगे अच्छे से और नोट डाउन कर लेंगे और फॉलो करेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी समस्याएं आई हैं पेंडेमिक को लेकर के, क्लासेस नहीं चल पाई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बहादुर हैं एंड यू विल परफॉर्म बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम।